हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनदीप एजुकेशन एकेडमीज यूट्यूब चैनल। बच्चों, ये है टारगेट 23 बैच जिसमें नीट 2023 और जेई 2023 के एस्पिरेंट्स को फिजिक्स की डिटेल में प्रिपरेशन करवाई जा रही। एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक टॉपिक, एक एक टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर किया जा रहा है ताकि आपका कुछ भी मिस ना हो। और सबसे बड़ी बात है कि हर एक लेक्चर के साथ आपको दी जाती है डीपीपी वर्कशीट, जिसमें उस लेक्चर में जो पढ़ाया गया उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं ताकि आप अपनी प्रिपरेशन कर सकें। और उससे भी बड़ी बात है कि हर एक लेक्चर के साथ आप नीट और जेई की प्रिपरेशन के लिए जो भी बढ़िया बढ़िया बुक्स अवेलेबल हैं मार्केट में, उनकी हार्ड कॉपीज जीत सकते हो। कैसे जीत सकते हो उसकी डिटेल पूरी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। कल के लेक्चर में हमने वर्क एनर्जी पावर चैप्टर की शुरुआत कर दी थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि एक कांस्टेंट फोर्स का वर्क निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि अगर वो फोर्स कांस्टेंट ना हो, वेरिएबल हो, तो वर्क डन कैसे होगा, मतलब वर्क डन कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक बॉडी को पुश करके सपोज 10 मीटर लेकर गया हूं और उस पूरे 10 मीटर तक जो फोर्स है वो मैंने कांस्टेंट नहीं लगाई है, यानी एक पर्टिकुलर वैल्यू की नहीं लगाई है। अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू की लगाई होती तो सिंपल हम लोग वर्क निकाल लेते फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करके। लेकिन अब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करके वर्क नहीं निकल सकता अगर फोर्स कांस्टेंट ना हो। जैसे अगर इस बॉडी को धक्का मार के मैं यहां ले गया हूं, ठीक है, और कितनी दूर ले गया हूं, इस बॉडी को धक्का मार के सपोज मैं ले गया हूं 10 मीटर दूर। लेकिन इस दौरान ये जो मैंने फोर्स लगाई है F, ये कांस्टेंट नहीं है, ये बदल रही है, कभी 2 न्यूटन, कभी 4 न्यूटन, कभी 6 न्यूटन, ऐसे बदल रही है। अब अगर मैं पूरे के लिए वर्क डन निकालूं और नॉर्मल जो फॉर्मूला है वर्क का वो लगाऊं, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो क्या ये फॉर्मूला लगाया जा सकता है? नहीं लगाया जा सकता ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो हमें पता है 10 है, लेकिन पूरे 10 मीटर के लिए हमें फोर्स तो पता ही नहीं है कि क्या है। तो ऐसे केस में वर्क कैसे निकालें, तो वही हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो आपको कल के लेक्चर में बता दिया था कि आज का लेक्चर अटेंड करने के लिए इंटीग्रेशन थोड़ा सा रिवाइज कर लेना। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि अगर आपके पास ऐसी कोई वेरिएबल क्वांटिटी है और आपने एक पूरी बड़ी वैल्यू के लिए उसकी कोई वैल्यू निकालनी है, उससे रिलेटेड कोई वैल्यू निकालनी है, तो आप पहले छोटे से पार्ट के लिए वही वैल्यू निकालोगे और बड़े के लिए निकालने के लिए उसको इंटीग्रेट कर दोगे। कुछ नहीं पल्ले बड़ा सर क्या बोला आपने ठीक है। सो इंटीग्रेशन अगर आपने देखा हो, सीखा हो मेरे लेक्चर्स में, तब तो आपको पल्ले पड़ गया होगा कि मैंने क्या बोला है। लेकिन अगर आपका इंटीग्रेशन थोड़ा वीक है तो आपको प्रॉब्लम आई होगी, तो मैं उस प्रॉब्लम को यहाँ पे ठीक कर देता हूँ। अब देखो, अगर ये फोर्स जो है वेरिएबल है, अगर ये फोर्स वेरिएबल है तो ऐसा हो सकता है ना कि बहुत छोटा सा पार्ट अगर मैं इस डिस्प्लेसमेंट का लूं, इतना सा पार्ट जिसको मैंने नाम दिया सपोज dx या ds, जो भी आपकी मर्जी, dy, dx, ds, जो बोलना है इसको बोल। इतने से पार्ट को मैंने नाम दिया dx। अगर ये फोर्स बदल रही है, यहां कुछ और है, यहां कुछ और है, यहां कुछ और है, तो बदलने में कुछ तो डिस्टेंस लेगी। अगर आप बहुत छोटा सा डिस्टेंस लेकर चलो तो आप ये मान सकते हो कि उतने पार्ट के लिए फोर्स कांस्टेंट रही, एंड फॉर दैट पर्टिकुलर पार्ट लेट द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ फोर्स इज F। तो इतने पार्ट के लिए वर्क कितना हुआ? F dx cos थीटा। अभी के लिए मान लेते हैं कि ये सेम डायरेक्शन में है, तो इतने पार्ट के लिए वर्क कितना हुआ? F dx। अच्छा, तो टोटल वर्क कितना हुआ? ये तो इतने पार्ट के लिए हुआ, इसको हम लिखेंगे dw बिकॉज इट इज वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क। इतने से पार्ट के लिए जो वर्क होगा वो तो बहुत छोटा सा वर्क होगा ना। तो पूरे के लिए आपको निकालना है तो आप इंटीग्रेट करोगे इसकी लिमिट्स में, जिसके साथ d लगा होता है उसी की लिमिट्स हमको लेनी होती। सपोज यहां पर डिस्प्लेसमेंट हुआ x1 से लेकर x2 तक, वही x2 माइनस x1 10 है, तो आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे x1 से x2 तक, तो टोटल वर्क आपका आ जाएगा इंटीग्रल x1 से x2 f dx। ये तो सेम डायरेक्शन में, तो मैंने cos थीटा नहीं लगाया, अदरवाइज इंटीग्रल f dx cos थीटा। ये फॉर्मूला हम लोग आज यूज करने वाले हैं वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन का, ठीक है। तो अब देखो, अब दो तरीके हो सकते हैं कि अगर तो फोर्स कांस्टेंट है तो उसकी एक वैल्यू दी होगी, अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो फिर उसको कैसे रिप्रेजेंट किया होगा, यह भी तो सोचने वाली बात है।
अगर तो फोर्स कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू दी होगी, लेकिन अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो उस फोर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया होगा, यह भी सोचने वाली बात है ना। या तो यह सिचुएशन हो सकती है कि फोर्स बिल्कुल ही रैंडम है, मतलब कभी कुछ हो रही, कभी कुछ हो रही, कभी कुछ हो रही, कभी कुछ हो रही, फिर तो हम निकाल ही नहीं सकते। हमारी भी कुछ रिक्वायरमेंट है कि अगर फोर्स वेरिएबल है तो वो एक पर्टिकुलर मैनर में वेरी करनी चाहिए। तो जब आपको फोर्स वेरिएबल दी होगी तो आपको फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन दी होगी। आपको ये जो फोर्स है, अगर तो आपको कांस्टेंट दिया कि 10 न्यूटन है तो आपने फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करके वर्क निकाल लिया। लेकिन अगर ये फोर्स वेरिएबल है, नॉट कांस्टेंट, तो आपको ये किसी वेरिएबल का ही फंक्शन दी होगी। बिल्कुल ही रैंडम है तो फिर तो कुछ दे ही नहीं सकते, फिर तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको बोला है कि एक रीजन में जो फोर्स एक्ट कर रही है वो कर रही है सपोज a प्लस बी एक्स। सो फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फाइंड द वर्क डन जब इसको डिस्प्लेस किया गया सपोज 2 मीटर से, और ये फोर्स आपकी न्यूटन में है तो आंसर हमारा जूल में आ जाएगा। जब इसको डिस्प्लेस किया गया 2 मीटर से सपोज 8 मीटर तक, है ना, ऐसे ये एक्स एक्सिस था, और यहां पे सपोज हमारी एक बॉडी थी जिसको यहां तक डिस्प्लेस किया गया 2,0 से, सेंटर से लेते हैं ना, 8,0 तक, यूजिंग अ वेरिएबल फोर्स विच इज a प्लस बी एक्स। यूजिंग अ वेरिएबल फोर्स a प्लस बी एक्स न्यूटन 2 मीटर से 8 मीटर तक इस बॉडी को डिस्प्लेस किया गया। फाइंड द वर्क डन। तो पहले तो हम वर्क निकालेंगे फॉर वेरी स्मॉल डिस्टेंस dw विच इज f इंटू डी एक्स। तो f इंटू डी एक्स, और फिर हम टोटल वर्क निकालेंगे इसको इंटीग्रेट करके x की प्रॉपर लिमिट्स लगा के 2 से 8 तक। तो 2 से 8 हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया तो w क्या आया, a का इंटीग्रल हो गया a इंटू एक्स, प्लस बी एक्स का इंटीग्रल हो गया बी एक्स स्क्वायर बाय 2, और लिमिट 2 से 8। इंटीग्रेशन याद है कि भूल गए? एक ही फॉर्मूला इंटीग्रेशन का आप अगर याद रखो तो 99% क्वेश्चन हो जाएंगे। x टू द पावर n dx इज x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। x टू द पावर n का इंटीग्रल करना हो तो पावर में एक ऐड कर देते हैं और उसी नंबर से नीचे डिवाइड कर देते हैं। जैसे यहाँ x की पावर 1 थी तो 2 हो गई और 2 से डिवाइड कर दिया। लेकिन मेरा ये काम नहीं होना चाहिए यहाँ पे आपको ये रिवाइज करने का। तो अगर आपको इसमें कंफ्यूजन आई तो अभी पीछे चले जाओ और इंटीग्रेशन पढ़ो। पहले मैं पहले ही कह चुका हूँ, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वेक्टर्स, ये 3 पिलर्स हैं, इसी पे फिजिक्स टिका हुआ है। एक भी वीक होगा फिजिक्स गिर जाएगी आपकी। a इंटू 8, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, a इंटू 8 प्लस, फिर पहले अपर लिमिट पूरे में पुट करेंगे, यहां पुट कर दिया, अब यहां पुट करेंगे b इंटू 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं 2a, या a इंटू 2 प्लस, फिर 2 यहां पे पुट करेंगे b इंटू 2 का स्क्वायर बाय b इंटू 2 का स्क्वायर बाय 2, एंड दिस विल बी द वर्क डन। 8a प्लस 64 बाय 2 32b माइनस 2a प्लस 2b, ब्रैकेट खोलेंगे, 8a माइनस 2a 6a प्लस 32 माइनस 2 30b जूल। तो इतना वर्क होगा। समझ में आई बात? समझ में आई कि नहीं आई? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और कर लेते हैं इस टाइप का ही। क्वेश्चन नंबर 2, मान लो फोर्स दे रखा है। अब जरा नंबर्स में बात कर लें। 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 न्यूटन, और इस फोर्स ने एक बॉडी को डिस्प्लेस किया x इक्वल टू 2 से x इक्वल टू 4 तक। फाइंड द वर्क डन। तो सीधा आप निकालिए इसका इंटीग्रल 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 dx 2 से लेकर 4 तक, जो कि क्या हो जाएगा 2x क्यूब बाय 3
प्लस 3x का इंटीग्रल हो जाएगा 3x² 2 माइनस 1 का हो जाएगा x एंड 2 से 4। अपर लिमिट यहां पे रखेंगे हम, डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूं। 4 का क्यूब होगा 64, 64 इंटू 2 128, 128/3 प्लस 4 का स्क्वायर होगा 64/2, 32 इंटू 3 96 माइनस 4। ठीक, अपर लिमिट डाल दी माइनस लोअर लिमिट, 2 का क्यूब 8, 8 इंटू 2 16/3 प्लस 2 का स्क्वायर 4/2 2 6 माइनस 2। सो फाइनली 128 माइनस 16 112/3 और बाकियों को तो डायरेक्ट सॉल्व कर लो। ये आ जाएगा 4, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 92, 92 माइनस 4 88। ठीक है, इसको यहां पे मल्टीप्लाई करो प्लस 112, 88 इंटू 3 यही होगा ना, बाय 3। सो फाइनल आंसर इज 673 डिवाइडेड बाय 3 जूल, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अच्छा अब मान लो किसी और तरीके से भी दे रखा हो सकता है क्वेश्चन में। तो जैसे एक क्वेश्चन है कि सपोज डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ऐसे दे रखा है कि एक बॉडी की जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम पे ऐसे डिपेंड कर रही है। जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन में क्वेश्चंस करते थे कि डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, वेलोसिटी निकालो, एक्सेलरेशन निकालो, ऐसा दे रखा है। ठीक है, और जिस बॉडी पे ये एक्ट कर रही है, मान लो उस जिस बॉडी का ये मतलब डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है टाइम के रिस्पेक्ट में, उस बॉडी का मास है 2 kg और हमें बोला है फाइंड वर्क डन इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स, मान लो, समझ रहे हो आप। अब यहां पे क्या है कि बिल्कुल ही अलग हो गई कहानी कि आपको जो लिमिट है वो टाइम की दे रखी है, डिस्प्लेसमेंट की नहीं दे रखी है। जो दोनों क्वेश्चन मैंने कराया उसमें डिस्प्लेसमेंट की लिमिट लगाई और वो लगानी भी थी क्योंकि यहाँ dx दे रखा है, बट अब dx लिख के यहां पे टाइम की लिमिट तो नहीं लग सकती, लेकिन यहां पे बोला है फाइंड द वर्क डन इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स। अब इसमें क्या करें, तो जब भी आपको टाइम की लिमिट लगानी हो डिस्प्लेसमेंट की बजाय, तो आप क्या करोगे जरा ध्यान से देखो, क्योंकि वर्क डन क्या है, इंटीग्रल f dx है ना। तो f क्या होता है, f होता है ma। एक एक करके देखते चलो। अब हम जानते हैं कि हमें टाइम की लिमिट लगानी है, तो ऑब्वियसली अगर टाइम की लिमिट लगानी है तो यहां dt होना चाहिए। तो आप क्या करो कि इसको dt से मल्टीप्लाई करो, dt से डिवाइड करो। आप चाहे f की जगह m में मत लिखो, वो तो मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ऑब्वियसली यहां से पता लग रहा है कि पहले वेलोसिटी और फिर एक्सेलरेशन निकालना होगा, वहां से फोर्स निकलेगी, क्योंकि फोर्स दी नहीं हुई ना, तो m में तो हमको लिखना ही पड़ेगा। बट dt की कन्वर्जन के लिए जो स्टेप है वो ये है कि आप dt से मल्टीप्लाई करो, dt से डिवाइड करो। तो ये dt इंट्रोड्यूस कर दिया आपने, और dx/dt क्या होता है, dx/dt होता है वेलोसिटी, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों पता होनी चाहिए, या कुछ ऐसा दिया होगा जिससे आप एक्सेलरेशन या वेलोसिटी निकाल सको। जैसे कि ये, अब यहां पे इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे, dx/dt, तो वेलोसिटी आएगी। dx/dt क्या होता है, v। तो आपने इसको एक बार डिफरेंशिएट करा 3t²/3, 3t²/3, 3 से 3 कटा तो t²। अब इसको आप एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा dv/dt, ये हो गया a और ये हो गया v, है ना। तो सब कुछ t की टर्म्स में आपको मिल जाएगा, तो dt की अब आप लिमिट लगा सकते हो। तो वर्क डन कितना हो गया, m इज 2 इंटू a कितना है 2t इंटू v कितना है t² इंटू dt। लिमिट क्या है, फर्स्ट 2 सेकेंड्स यानी 0 से 2। तो आपको dt से मल्टीप्लाई, dt से डिवाइड करके dx/dt को v लिखना है, अगर टाइम की लिमिट्स दे रखी हैं क्वेश्चन में। ठीक, तो 2 इंटू 2 4 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा t³ का इंटीग्रल हो जाएगा t⁴/4 0 से 2, 4 से 4 कटा, 2 की पावर 4 इज 16 माइनस लोअर लिमिट 0, वो तो हट ही जाएगा। तो आंसर इज 16 जूल। क्लियर, ठीक है। एक क्वेश्चन हम करते हैं वेक्टर फॉर्म का भी, कि मान लो फोर्स तुमको दे रखी है 2i कैप माइनस 3j कैप न्यूटन, और इस फोर्स ने
और ये वेरिएबल फोर्स है ना, तो इसको वेरिएबल फोर्स हम ले लें, क्योंकि वेरिएबल फोर्स का क्वेश्चन है, तो 2i कैप माइनस 3j कैप, वो तो कांस्टेंट हो गया ना, तो इसको समथिंग लाइक ऐसे ले लो कि 2xi कैप माइनस 3jy कैप न्यूटन की फोर्स दे रखी है, और इस फोर्स ने एक बॉडी को डिस्प्लेस किया 2i कैप माइनस j कैप मीटर्स पोजीशन से इस पोजीशन तक, मान लो i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है, यहां से यहां डिस्प्लेस किया, फाइंड द वर्क डन। तो तब भी यही लगेगा फॉर्मूला। अब ये 2D में आ गया ना, 2D में आ गई सारी कहानी, यानी कि एंगल जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में वो हमको नहीं पता, वो कुछ भी हो सकता है। सो ये है हमारा फॉर्मूला एफ डॉट डी एक्स, और dx या ds जो भी ले लो, dx तो ऐसा लगेगा सिर्फ एक्स एक्सिस में काम हो रहा है, बट 2D में हो रहा है तो ds ले लो। तो ds को आपने इस केस में लिखना है, ds जो डिस्प्लेसमेंट है उसके दो कंपोनेंट बना लिए। देखो ds डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि बीच में कहीं डिस्प्लेसमेंट है, तो उस डिस्प्लेसमेंट के आपने दो कंपोनेंट बना लिए, x में और y में। ऑब्वियसली ये छोटी सी डिस्प्लेसमेंट है तो x वाला कंपोनेंट भी छोटा सा हो गया, ये dx हो गया, ये dy हो गया। तो ये जो ds है ये वेक्टर फॉर्म में क्या हुआ, dxi कैप प्लस dyj कैप। तो ये आपने रख देना है यहां पे, f को रखो यहां 2xi कैप माइनस 3j या 3yj कैप होना चाहिए ना, 3yj कैप इंटू डॉट dxi कैप प्लस dyj कैप, कहां से लेकर कहां तक, 2i माइनस j से लेकर i प्लस 3j तक। ठीक, तो इसको सॉल्व कैसे करना है जरा ध्यान से देखना। आपको पता है डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, आई वाले को आई वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, जे वाले को जे वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, जब आपने इसको यहां मल्टीप्लाई कराया तो ये हो जाएगा 2x dx और ये हो जाएगा 3 माइनस 3y dy। तो आप इनको अलग अलग कर लो, dx को अलग कर लो, dy को अलग कर लो, है ना। तो यहां पे सिर्फ x की लिमिट्स लगा दो, यहां पे सिर्फ y की लिमिट्स लगा दो। x 2i कैप से i कैप, यानी 2 से 1 चेंज हुआ है। x कहां से चेंज हुआ है, 2 से 1 चेंज हुआ है, और y कहां से चेंज हुआ है, -1 से 3 चेंज हुआ है, -1 से 3। अलग अलग कर दो, अलग अलग, x वाले को अलग कर दो, y वाले को अलग कर दो, x पे ये लिमिट्स लगा दो, y पे ये लिमिट्स लगा दो। 2D में वर्क डन आप इस तरीके से निकाल सकते हो वेरिएबल फोर्स का। 2x का इंटीग्रल कितना हो गया, 2x स्क्वायर बाई 2, इसकी लिमिट हो गई 2 to 1, माइनस 3y का हो गया 3y स्क्वायर बाई 2, इसकी लिमिट हो गई -1 से 3, 2 से 2 कटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस 3 इंटू अपर लिमिट 3 का स्क्वायर बाय 2, माइनस 3 इंटू लोअर लिमिट -1 का स्क्वायर बाय 2। सो आंसर इज 1 माइनस 4, ये हो गया, माइनस 9 इंटू 3 27 बाय 2 माइनस 3 बाय 2। सो दिस विल गिव अस -3 minus 27 minus 3 is 24 by 2 is 12. So answer is -15 जूल। समझ में आई बात। तो हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है। डिस्प्लेसमेंट की लिमिट्स हो, टाइम की लिमिट्स हो, वेक्टर फॉर्म में हो, 2D में करा दिया, 1D का तो बहुत इजीली आप कर सकते हो। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए इसी टाइप के क्वेश्चंस की वर्कशीट का लिंक नीचे दे रहा हूं, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का। तो उन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अगले लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कि ग्राफिकल मेथड से वर्क कैसे निकाला जाता है। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।